हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नासिर एकेडमी कैराना। आज जो है हम किंगडम मोनेरा, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 था क्लास 11th एनसीईआरटी से, उसके अंदर पार्ट 2 को लेकर आए हैं। तो पार्ट 2 जो है आपका किंगडम मोनेरा को हम डिस्कस करेंगे। किंगडम मोनेरा के अंदर क्या आते हैं? ऑल आर बैक्टीरियाज इन दिस किंगडम। सभी बैक्टीरिया इस किंगडम में आते हैं। बैक्टीरिया की शेप के आधार पर, बैक्टीरिया की नेचर के आधार पर, उनके फाइंड आउट के आधार पर कि वो कहाँ पाए जा सकते हैं, हम उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे और एटसेट्रा एटसेट्रा कई सारी चीजों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले किंगडम मोनेरा जो है बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला होता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सोइल, यानी कि एक मुट्ठी भर मिट्टी में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हजारों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, ये बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट यानी कि बहुत ही खराब कंडीशन में भी लिव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। यानी कि ये हॉट स्प्रिंग्स में भी जिंदा रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स यानी कि गर्म जो पानी होता है, बहुत ज्यादा गर्म पानी के जो झरने होते हैं, वहां पर ही जिंदा रह सकते हैं। डेजर्ट में जिंदा रह सकते हैं, जहां पर इतनी ज्यादा गर्मी है, पानी की भी कमी है। फिर स्नो जहां पर पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो, स्नो पड़ रही है, वहां पर भी जिंदा रह सकते हैं। यहाँ तक कि जो डीप ओशन होता है, जहां पर लाइट भी नहीं जाती है, रोशनी भी नहीं जाती है, और वहां का टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है, वहां पर भी जिंदा रह सकते हैं। मेनी आर पैरासाइट्स, इनमें बहुत सारे पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं और हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज के जरिए से गुजारते हैं, ठीक है ना, हमें कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। सो ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, हाथ पे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये बैक्टीरिया वो ये हमें दिखाई भी नहीं देते और हमारे हाथ में बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बिकॉज। फिर अगर आप इनकी शेप के आधार पर देखें तो बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स। इनकी शेप यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर आप इनको देखेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं कोकस या स्पेरिकल शेप के, नंबर 2 से होते हैं बेसिलस यानी कि रोड शेप के, और नंबर 3 से होते हैं विब्रियम या कोमा शेप के, और नंबर 4 होते हैं स्पाइरल शेप के, ठीक है ना। तो ये आप चारों को देख सकते हैं। कोकाई स्पेरिकल शेप के हैं, गोल है, ये रोड की शेप के हैं, ठीक है ना, बेसिलस बैक्टीरिया। और विब्रियम बैक्टीरिया जो होते हैं कोमा जैसी शेप के हैं, जो कोमा होता है। और ये देख सकते हैं स्पाइरलम जो होते हैं, ये स्पाइरला की शेप के होते हैं, जिनके ऊपर यहाँ पर ये फ्लैजिला भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। शेप के आधार पर बैक्टीरिया आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से बैक्टीरिया है। जैसे ये है आपका स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस। स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? तो गोल बैक्टीरिया, जाहिर सी बात है, कोकस में आ जाएगा। फिर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जिससे टिटेनस बीमारी हो जाती है। आप उसकी शेप देखिए इसकी, और ये देखिए कहाँ मैच कर रहा है, तो दिस इज बेसिलस, रोड शेप बैक्टीरिया हो जाएगा। देन उसके बाद में आप अदरवाइज और बैक्टीरिया ये देखिएगा यहाँ पर विब्रियो क्लोरिया, ठीक है ना, इसको देखिएगा तो इसमें जो है फ्लैजिला है, तो आप फ्लैजिला वाले देख लेगा, यानी कि स्पाइरुलम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बैक्टीरिया को उनकी कैटेगरी के आधार पर देख सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, उनकी शेप के आधार पर। किसके आधार पर? शेप के आधार पर। आगे देखिएगा, ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, किसी एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक्टीरिया की बॉडी में जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल के ऊपर भी एक लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। तो बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है बेसिकली जिसके अंदर, सेल के अंदर जाने के लिए, इंटरनल साइड में जाने के लिए 3 लेयर से होकर जाना पड़ता है। एक कैप्सूल है पहले नंबर पे, दूसरे पे सेल वॉल है, और तीसरे पे पीएम यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद में इसका साइटोप्लाज्म भरा रहेगा अंदर, फिर उसके बाद में इसमें राइबोसोम, प्लाज्मिड, पिली, ये सारी चीजें इसमें होती है। पिली ये जो स्ट्रक्चर होती है पिलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है इसमें। बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, दैट इज फॉर द मोमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मोमेंट करने के लिए फ्लैजिला होता है, जिससे बैक्टीरियम फ्लैजिलम कहते हैं। और इसमें न्यूक्लियोइड या सर्कुलर डीएनए होता है, यानी कि डीएनए के अंदर जो है न्यूक्लियस में तो होता नहीं, तो दैट इज वाई इन पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, बस ऐसे ही न्यूक्लियर डीएनए इसका होता है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स। इनकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है लेकिन ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में, एंड शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को भी शो करते हैं। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक होते हैं, मींस वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होते हैं उनसे अपना फूड खुद बना लेते हैं। फिर उसके बाद में मेजोरिटी आर हेटरोट्रोप्स, इनमें ज्यादातर हेटरोट्रोप्स होते हैं। हेटरोट्रोप्स होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं।
दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड, ये खुद से फूड को सिंथेसाइज नहीं करते, खुद से फूड को नहीं बनाते, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, उनके फूड के लिए, ठीक है ना। आफ्टर दैट आप इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक हो गया आर्क बैक्टीरिया, दूसरा हो गया यू बैक्टीरिया। आर्क बैक्टीरिया यहां पर देख सकते हैं आप, और एक है यू बैक्टीरिया। आर्क बैक्टीरिया भी आगे चल के तीन कैटेगरी में बटा हुआ है, हेलोफाइल्स, दूसरा होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, तीसरे होते हैं मेथनोजेंस। हेलोफाइल्स ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो इस तरह की कंडीशन में रह लेंगे, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में रह लेंगे, ठीक है ना, या बहुत हाई एसिड कंडीशन में भी रह लेंगे। फिर ये थर्मोएसिडोफाइल्स, ये एसिड में भी रह सकते हैं और हाई टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी लीव कर सकते हैं। और हाई टेम्परेचर कहां तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ये जिंदा रह सकते हैं। मेथनोजेंस जो होते हैं ये मार्शी एरिया में रह सकते हैं, मार्शी एरिया। मार्शी एरिया का मतलब हो गया जो इस तरह के एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स, जैसा काऊ हो गया, भैंस हो गई, तो इनकी जो आंतें होती है उनकी आंतों में मार्श एरिया होता है, क्योंकि वहां पे मेथेन प्रोड्यूस होती है ना, गोबर होता है, डंग, तो उसमें मेथेन प्रोड्यूस होती है, तो ये वहां पर भी रह सकते हैं, मेथनोजेंस बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो उनकी बेसिकली जो इंटेस्टाइन होती है, उस इंटेस्टाइन में जो मेथेन गैस बनती है वो इसी की वजह से बनती है, मेथनोजेंस बैक्टीरिया की वजह से। देन यू बैक्टीरिया टू टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक होते हैं और एक हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एंड हेटरोट्रॉपिक वो होंगे जो दूसरों पर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए। ऑटोट्रॉपिक में दो तरह के हो जाएंगे, फोटोसिंथेटिक जो प्रकाश की वजह से, लाइट की वजह से अपना फूड बना लेंगे, ठीक है, जैसे प्लांट्स बनाते हैं, और दूसरे हो जाएंगे कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक कौन से होंगे, जो केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से अपना फूड खुद बना लेंगे। हेटरोट्रॉप्स में भी दो टाइप के होते हैं, एक पैरासाइटिक होते हैं, एक सेप्रोफाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक वो होंगे जो हमारी बॉडी में रहेंगे और बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि सेप्रोफाइटिक वो होंगे जो बॉडी को, जो डेड बॉडी को खाएंगे, मरे हुए कोई भी एनिमल है, जानवर है, प्लांट है, उसकी बॉडी पे लग जाएंगे, उसे डिकम्पोज कर देंगे, धीरे धीरे उसको खा लेंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे, तो दे आर सेप्रोफाइट्स। देन उसके बाद में आप देखिएगा आर्क बैक्टीरिया, जो पहला आ रहा था कैटेगरी में हमारा, उसको देखना है आपको, आर्क बैक्टीरिया को। आर्क बैक्टीरिया में दे लिव इन हार्शिट हैबिटेट्स, सबसे ज्यादा कठिन से कठिन जो हैबिटेट है, वासस्थान है, वहां पर भी ये जिंदा रह सकते हैं। एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया। ज्यादा सॉल्ट एरिया कहां पर है आप बताइए, ज्यादा सॉल्ट एरिया, एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया कहां पर है, समुद्र में, क्योंकि वहां पर NaCl की मात्रा ज्यादा होती है, सॉल्ट एरिया है, तो उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। ऐसे बैक्टीरिया जो समुद्र में भी रह सकते हैं, उसके पानी में भी रह सकते हैं, सॉल्टी एरिया में भी, तो वो हेलोफाइल्स हो जाएंगे। हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स मीन्स गर्म पानी, ठीक है ना, झरने, तो उन्हें बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। क्या बोलते हैं, ये अप टू 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। कहां तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, 100 डिग्री, यानी कि आप इसको बोल्ड भी करोगे ना, देखो पानी उबलता है 100 डिग्री पे, तब भी जिंदा रह लेंगे। और मार्शी एरिया मेथनोजेंस, तो मेथनोजेंस हो जाएंगे जो मार्शी एरिया वाले, मीन्स मार्शी एरिया यानी कि जो रूमिनेंट एनिमल्स के गट में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है ना, मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। आर्क बैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इनकी जो सेल वॉल होती है ना, उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इनको बहुत ही हार्श एरिया में रहना है, तो इसलिए इनकी जो सेल वॉल है ना, वो बहुत ही रिजिड हो जाती है। ताकि वो रिजिड इसलिए हो जाती है ताकि ये बाहर से अपनी क्या कर सके, रक्षा कर सके, डिफेंस कर सके, खुद का प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड कर सके। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट्स, गट समझ गए ना, इंटेस्टाइन, आंत ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। तो जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनकी आंतों में होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, मेथनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, अभी बताया मैंने, जब काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये रूमिनेंट एनिमल्स है। तो व्हाट इज रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल उनको बोलते हैं जो जुगाली करते हैं, यानी कि पहले सारा खाना खा लेते हैं और फिर उस खाने को बैठ के धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकालते हैं, वापस से मुंह में लाते हैं और फिर उसको चबाते हैं और फिर खाते हैं वापस अगेन। दे आर कॉल्ड रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। दे प्रोड्यूस मेथेन या बायोगैस प्रोड्यूस होते हैं, आपको पता है, जो इस तरह के रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके डंग में मेथेन गैस होती है, जिसकी वजह से वो सूखने के बाद जलता है, जैसे उपला हो गया। फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के डंग से जो है ना मेथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये हेलोफाइल्स बैक्टीरिया है, थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया है, ये मेथनोजेंस बैक्टीरिया है।
और ये यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दिखा रखा है, ठीक है ना, काऊ वगैरह का या बफेलो का एग्जाम्पल दिखा रखा है। तो आप देख सकते हैं ये रूमिनेंट एनिमल्स है, ठीक है ना, रूमेन होता है इनमें, तो इनकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें प्रोड्यूस होता है। देन उसके बाद में सेकंड कैटेगरी यू बैक्टीरिया। बेसिकली यू बैक्टीरिया को बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। सच्चे बैक्टीरिया है या सत्य बैक्टीरिया यही है, ये ट्रू बैक्टीरिया है। हैविंग रिजिड सेल वॉल, इनकी सेल वॉल बहुत ही ज्यादा क्या होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड सब्सटेंस की बनी होती है। एंड फ्लैजलम, और इनमें एक फ्लैजलम होता है, फ्लैजलम यानी कि जो इनको मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है, इनको गतिशील करता है, ठीक है ना, इनको गति देता है। तो फ्लैजलम भी इनमें होता है, इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल हो गए तो। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉप्स या फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉप्स। इनमें कई तरह के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉप भी हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। तो बेसिकली सवाल यही आएगा कि ट्रू बैक्टीरिया क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू बैक्टीरिया। तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आर बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, ठीक है ना, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा है ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है ना। देन यू बैक्टीरिया के अंदर ही आता है ए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक है, प्रकाश की मदद से अपना फूड बनाता है, ऑटोट्रॉप करता है। एग्जाम्पल है ऐसे बैक्टीरिया का क्या, साइनो बैक्टीरिया। क्या है, साइनो बैक्टीरिया। दे हैव क्लोरोफिल ए, साइनो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ये जो क्लोरोफिल ए पाया जाता है इनमें, ये ऐसा होता है जैसा ग्रीन प्लांट्स में होता है। किसमें होता है, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में भी क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, और इनमें भी क्लोरोफिल ए होता है। फिर साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इससे नीट एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज, ब्लू ग्रीन एल्गी को और दूसरे नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, को दूसरे नाम से जाना जाता है, कौन सा है वो, साइनोबैक्टीरिया। दिमाग कहाँ है आपका। फिर उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाले होते हैं, कॉलोनियल कॉलोनी बना के रहते हैं, फिलामेंटस यानी कि फिलामेंट होता है इनकी बॉडी पे, और ये मेराइन होते हैं। मेराइन समझ गए, समुद्र में रहने वाले। एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं, टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहने वाले भी होते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटेनियस शीट। इनकी जो कॉलोनीज होती है वो जिलेटेन के शीट होती है, उससे बनी होती है। उसके बाद में दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। जो पोल्यूटेड वाटर बॉडी होती है उनमें ब्लूम्स बना देते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि ब्लूम्स किस तरीके से बनते हैं। आपने देखा होगा जहां पर पोल्यूटेड वाटर हो जाता है, जैसे कि कोई पॉन्ड वगैरह है, पोल्यूटेड हो गया, तो वहां पर आपने देखा होगा कि उसमें जो है ब्लूम्स बन जाते हैं, एक तरीके से ग्रीन ग्रीन सी काई आ जाती है उसके ऊपर, हरी हरी सी, ठीक है ना, वो ब्लूम बोलते हैं। उसकी वजह से ऑक्सीजन ड्राई हो जाती है, सारी पानी की ऑक्सीजन कम हो जाती है उस पानी में, और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो उसमें जो एक्वाटिक लाइफ होगी वो भी खत्म हो जाएगी, यानी कि जो फिश वगैरह होगे वो मर जाएंगे सब, तो नुकसानदेह होती है बहुत ज्यादा। सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसकी नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को दे देते हैं। किसको देते हैं, प्लांट्स को, और बदले में प्लांट्स इनको रहने के लिए जगह देते हैं, ठीक है। तो वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो जाते हैं। हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। क्यू बैक्टीरिया में ही देखते हैं। फिर उसके बाद में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, केमिकल की मदद से अपना फूड बनाते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है यहाँ पर, ठीक है, और एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। फिर उसमें देखेंगे दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, ठीक है ना, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड यूज ऑफ रिलीज एनर्जी फ्रॉम एटीपी प्रोडक्शन। तो ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कौन कौन सब्सटेंस है, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, एंड यूज रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन, और यहाँ से एटीपी के प्रोडक्शन के लिए एनर्जी को रिलीज करते हैं ताकि एटीपी बन सके, ठीक है ना। फिर दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, और ये रिसाइकल करने में, कुछ न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने में, दोबारा से बनाने में मदद करते हैं। कौन कौन से हैं वो सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया या सल्फर हो गया इनको, ठीक है। देन आफ्टर दैट हेटरोट्रॉप बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉप बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। तो सबसे ज्यादा मात्रा में यही वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, ठीक है ना। इनके अंदर जो ज्यादा मेजोरिटी होती है ना वो डिकम्पोजर्स की होती है। डिकम्पोजर्स अभी बताया मैंने, जो डेड बॉडी पे लग जाते हैं उसको खा लेते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है।
जैसे एनवायरनमेंट में, वातावरण में कोई चीज पड़ी हुई है तो पड़े 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 सड़ जाएगी। क्यों सड़ी है वो? क्योंकि उसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई है ज्यादा, बैक्टीरिया उसको खा रहे हैं धीरे धीरे। देन उसके बाद में जो बैक्टीरिया के अंदर ही है, यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, तो ह्यूमन के लिए भी कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के नाम है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, विब्रियो क्लोरिया हो गया यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड फीवर कर देता है। साल्मोनेला टाइफी से बहुत क्वेश्चन आता है। टाइफाइड बुखार इसी की वजह से होता है। दे आर यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो दही बनाने में काम आते हैं, दूध से एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करते हैं लेग्यूम रूट्स में, अभी बताया मैंने। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम, ये एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और लेग्यूम प्लांट्स की जड़ों को दे देता है, जिससे उन प्लांट्स को क्या मिल सके, नाइट्रोजन गैस मिल जाए और बदले में उसको रहने देते हैं, ठीक है। सम आर पैथोजेंस, इनमें से कुछ पैथोजेंस भी होते हैं कोज डिसीज, जिनकी वजह से बीमारी हो जाती है, जैसा क्लोरिया बैक्टीरिया है, टाइफाइड है, टिटेनस बैक्टीरिया है, सिट्रस कैंकर है, ठीक है ना, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है इनसे। फिर बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ठीक है ना, अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है बाय मेनली फिजन। फिजन का मतलब एक बैक्टीरिया होगा वो दो हिस्सों में टूट जाएगा अलग अलग, ठीक है ना, एक से दो ऐसे फीज हो जाएगा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, अनफेवरेबल कंडीशन अगर इनकी आ जाती है, फेवरेबल कंडीशन में तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये कभी कभार जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, यानी कि डीएनए ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर भी कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट ऑक्सीजन भी जिंदा रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। इसको शॉर्ट में पीपीएलओ भी बोला जाता है, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। दे आर ऑर्गेनिज्म विदाउट ए सेल वॉल, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन, ये दुनिया में सबसे छोटी लिविंग सेल है जिसे अभी तक पहचाना गया है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बात मैंने आपको बताई दी है कि बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकती है, और ये पैथोजन की तरह काम करती है बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट में। पैथोजन यानी कि वो होते हैं जो इंसान को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, किसी भी तरह की बीमारी करते हैं। हमने इसमें सम अप कर दिया है ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम के बारे में इस पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड इन नेक्स्ट पार्ट हम प्रोटिस्टा किंगडम को लेकर आएंगे, एंड देन हम वी विल कंप्लीट चैप्टर इन द पार्ट्स, ठीक है। आई होप यू लाइक आवर वीडियोस, सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस, वॉच our videos and share our videos, also like and subscribe our channel. Thank you so much.